Hello everyone. So in today's lecture we are going to study Coulomb's law in electrostatics. इसको स्टडी करने से पहले देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं. दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट. ये लॉ केवल पॉइंट चार्जेस जो कि रेस्ट पर हैं उनके लिए ही ये लॉ अप्लीकेबल है. पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम पॉइंट चार्ज को समझें तो पॉइंट चार्ज एक ऐसे चार्ज को कहेंगे जिसका जो अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत कम उसका अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन और द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट चार्ज. ओके जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम ध्यान रहेंगे कि ये जो कूलम्स लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल है जो कि रेस्ट पे हैं. इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, देखिए क्या है कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट. फॉर 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमने क्यों कहा? बहुत सिंपल है, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो द what is the statement of Coulomb's law? The force of attraction, Coulomb's force of attraction or repulsion is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. अब ये मैग्नीट्यूड क्यों लिए यहाँ पर? देखिए मैग्नीट्यूड लेने का पर्पस ये है कि हमें साइन नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि किसके ऊपर क्या साइन है. मतलब मान लीजिए यहाँ +1 कूलम चार्ज है और यहाँ +2 कूलम चार्ज है, तो जो फोर्स उनके बीच में लगेगा वही +1 कूलम और -2 कूलम के बीच में लगेगा, वही -1 कूलम और +2 कूलम के बीच में लगेगा. मतलब जब तक उनके मैग्नीट्यूड सेम है, साइन बेशक कुछ भी हो, डजेंट मैटर, तो उनके बीच में जो फोर्स कूलम्स फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. और सेकंड चीज़ क्या है इसमें? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स जिसको हम बोलते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of charges and F is inversely proportional to R square. इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R square. अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है इसको जब हम हटा देते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं K. K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद कूलम्स फोर्स की कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बन गई? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो K है ये स्मॉल k हम रखेंगे, स्मॉल k से ही लिखते हैं इस कांस्टेंट को. उसका कारण ये है कि कैपिटल K से हम एक और हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है स्मॉल k से इसको हम लिखेंगे. तो ये हमारी स्टेटमेंट आ गई कूलम्स लॉ की. ओके, अब ये जो K जो हमने कांस्टेंट पढ़ा ये इसकी वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, सेकंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम. दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है, और हमने क्या सिस्टम यूनिट्स का जो सिस्टम है वो क्या चूज़ किया उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. देखिए वैल्यू ऑफ K क्या है? सबसे पहले देखिए CJ सिस्टम में K की वैल्यू क्या है? 1 है. CJ सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है और K की वैल्यू जब मैं 1 ले लेता हूँ तो कूलम्स फोर्स की स्टेटमेंट क्या बनती है? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. मैंने K की वैल्यू 1 ले ली. और MK सिस्टम में देख रहे हैं, देखिए K की वैल्यू क्या होती है? MK सिस्टम में K की वैल्यू होती है, ध्यान से समझिए इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 9, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. फिर से बता रहा हूँ, एम के सिस्टम में K की वैल्यू जो कांस्टेंट था, किस में कांस्टेंट था?
ये जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट थी, कूलम्स फोर्स की जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, उसके अंदर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, उसकी वैल्यू MKS सिस्टम में क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एक नई टर्म है हमारे लिए, ये क्या है इसको समझिए। एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, absolute permittivity. Here epsilon naught is called absolute permittivity of free space या वैक्यूम या फ्री स्पेस एक ही बात होती है। देखिए क्या सिंबल है इसके लिए, हमने कैसे लिखा इस सिंबल को, ऐसे C लेटर डाला, बीच में एक ये लाइन डाली और उसके आगे 0 का साइन, नॉट का साइन डाला। अगर तो इन चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है तो यहाँ नॉट आएगा। अगर ये जो चार्जेस अभी हमने पढ़े हैं, ये इनके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है तो यहाँ हम नोट नहीं लगाते, फिर केवल ये एप्सिलॉन लगाते हैं और उस केस में उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल देते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम है तो इसलिए एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी होती है, देखिए क्या वैल्यू है इसकी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। देखिए हम दोनों की वैल्यू, दोनों की जो यूनिट है, के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट्स के ऊपर हम अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इससे उल्टी है, देखिए बिल्कुल, यहाँ कूलम की पावर -2 थी, या कूलम की पावर +2, यहाँ मीटर की पावर +2, यहाँ मीटर की पावर -2, यहाँ न्यूटन की पावर +1, तो यहाँ न्यूटन की पावर -1। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के की यूनिट से एकदम इन्वर्स है। ऐसा क्यों, पहले देखिए, पहले हम के की यूनिट देख रहे हैं। देखिए के की यूनिट ये जो हमने लिखी है यहाँ पर, ये यूनिट कैसे आई उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। देखिए के क्या है, F इंटू आर स्क्वेयर बाई Q1 Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस r की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वेयर। और चार्ज की यूनिट होती है SI सिस्टम में कूलम। तो के की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। और एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए इन्वर्स में आ रहा है इसके, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को उठा के इधर ले जाऊँ और के इधर आ जाएगा, एक तरह से एप्सिलॉन नॉट को मैं अगर लिखता हूँ तो ये 1/4 के बन जाएगा। तो एक तरह से अब के एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स फॉर्म है, इन्वर्स में आ रहा है, तो इन्वर्स में आ रहा है तो इसलिए यूनिट इन्वर्स हो जाएगी। यहाँ न्यूटन की पावर +1 थी तो यहाँ न्यूटन की पावर -1, यहाँ मीटर की पावर +2 थी तो यहाँ मीटर की पावर -2, यहाँ कूलम की पावर -2 है तो यहाँ कूलम की पावर 2। ओके, तो एक बार फिर से ध्यान दे रहे हैं, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर क्या पढ़ा है हमने, देखिए ध्यान से। कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत सिंपल है। और यहाँ इसको हमने कंबाइन कर दिया इन दोनों स्टेटमेंट्स को, तो ऐसे लिख दिया, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, स्मॉल के से लिखते हैं इस कांस्टेंट को, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट हमें मिल गई ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है, कूलम्स फोर्स की स्टेटमेंट है, इसको हम स्मॉल के से लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद के की वैल्यू किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन, हमने जो यूनिट्स चूज़ की हैं वो कौन से सिस्टम में हम यूनिट ले रहे हैं, और नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब के की वैल्यू देखिए सीजे सिस्टम में क्या होती है, 1 होती है। जब मैं के की वैल्यू सीजे सिस्टम में 1 ले लेता हूँ तो ये जो कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाती है, F = Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एम के सिस्टम में के की वैल्यू ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम के सिस्टम में इस स्मॉल के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर दो चार्जेस जिसको अभी हमने स्टडी किया उनके बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम ना हो के कोई और मीडियम हो, मान लीजिए दो चार्जेस पानी में रखे हुए हैं या किसी कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनके बीच में, तो फिर ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर नॉट नहीं आएगा बस। और उस केस में इस एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पर हमने क्या बोला था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोला था। उस केस में हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के की वैल्यू एक बार फिर देख रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की यूनिट कैसे आई देखिए, के की वैल्यू क्या, FR² बाई Q1 Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट आर की यूनिट मीटर होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इसके इन्वर्स के, अगर मैं के को इधर ले आऊँगा तो के एप्सिलॉन नॉट के का एक तरह से इन्वर्स है, तो इन्वर्स है तो इसकी यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ओके, तो अब हम देख रहे हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट टर्म हमने पढ़ी है, ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमने पढ़ी है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा। देखिए उसके लिए हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला, जब भी हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का चाहिए होता है तो सबसे पहले हमें उसकी यूनिट चाहिए होती है। तो यूनिट क्या है इसकी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो कूलम है ये किसकी यूनिट है, चार्ज की। और चार्ज को हम किससे लिखते हैं, क्यू से। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, I × T। आई क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। तो चार्ज क्या होता है, करंट × टाइम। या फिर हम ये कह सकते हैं चार्ज की यूनिट क्या, कूलम, तो 1 कूलम इक्वल टू करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू टाइम की यूनिट क्या, सेकंड। तो 1 कूलम क्या है, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। तो इस तरीके से जो कूलम जो चार्ज की यूनिट है और उसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये I × T है, I मतलब करंट, करंट के लिए हमने A सिंबल, डायमेंशनल सिंबल लिख दिया, और T के लिए कैपिटल T लिख दिया। और फिर नीचे न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/T-2, और डिस्टेंस L होता है तो ये L2 हो गया। अब देखिए ये नीचे m था, ये ऊपर चला गया तो m की पावर -1, और a की पावर 2 ऐसे कैसा, और t की पावर -2 ऊपर चलेगी तो क्या होगी, t की पावर 4, और l की पावर 3 है, 2 + 1 3, ऊपर जाके क्या हो गया, l - 3। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या बन गया, m-1 a2 t की पावर 4 l - 3। ये डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। चलिए देखिए अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए या कुछ डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। उनकी बहुत वैल्यू है, उनका बहुत सिग्निफिकेंस है, उसको हम देख रहे हैं। तो अब क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स फोर्स क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का मतलब कूलम्स फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो किस लाइन के किस तरफ एक्ट करता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जिस लाइन के अलोंग जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने दो फोर्सेस दिखाए हैं, F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 क्या है, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 के ऊपर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो है F12, और ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा, अपने से दूर धकेलेगा, पुश करेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 ड्यू टू Q1, ये क्या होगी, ये इधर होगी, इन दिस डायरेक्शन F21। दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, तो
इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं और किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ओके, और इनकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो वैल्यू है ये इक्वल होगी, F12 विल बी इक्वल टू F21 और इसकी वैल्यू क्या होगी K Q1 बाई आर स्क्वायर। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। जितना फोर्स ये इसके कारण एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ये इसके कारण एक्सपीरियंस करेगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा और दोनों इक्वल फोर्सेज हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ देखा ही है। तो इसलिए F12 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस F12 वेक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, थर्ड पॉइंट है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम एक लॉ है वास्तविकता में, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। क्या है जी थर्ड पॉइंट, ये कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स लग रहा है वो डिपेंड नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज ला के रख देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई तीसरा चार्ज Q3 यहाँ इस जगह पर या कहीं भी किसी भी जगह पर ला के रख देता हूँ, तो उससे इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। या मान लीजिए मैंने Q3 यहाँ रखा और यहाँ Q4 भी रख दिया, Q5 रख दिया, जितने मर्जी चार्जेस मैं यहाँ रखता जाऊँ, उससे इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, चौथा पॉइंट, कूलम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। एक ऐसा फोर्स जिसका जो मैग्नीट्यूड है द वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सच ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी फोर्स के द्वारा या उस फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, किस पाथ से हम जो पाथ हमने फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द सेंट्रल पॉइंट, इट इज ए सेंट्रल फोर्स दैट इज एक्ट्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।